आपने कहा था ना कि तुम आराम से घर चलाओ, मैं बाकी संभाल लूँगा, कि मुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। बच्चों पर ठीक से ध्यान देना भी ज़रूरी है। ठीक ही कहा था, पर अब मैं क्या करूँ? अब कोई रास्ता बताइए। आपकी इस चुप्पी से मैं निराश हो चुकी हूँ। कुछ बोलिए कि क्या करना चाहिए मुझे। मुझे तो कोई रास्ता अब तक नहीं सूझा है। आंखों में आंसू लिए भरे गले से कन्नू लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। पास ही बिस्तर पर उसका पति रोहन बेसुध लेटा हुआ था। 2 हफ्ते बीत गए थे। अस्पताल से वापस आए, पर रोहन की तबीयत में कोई सुधार नहीं था। उम्मीद भी सिर्फ कन्नू लगाए बैठी थी, वरना डॉक्टर की बात सुन परिवार और रिश्तेदारों ने रोहन की मौत का इंतजार शुरू कर दिया था। कन्नू ने रोहन के सिर पर हाथ फेर कर कहा, चलो कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, आप चिंता ना कीजिएगा। बस जल्दी से ठीक हो जाइए, मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, तब तक आरो आपके पास बैठेगा। ये कहते हुए कन्नू ने आरो को बुलाया। 9 साल का आरो काफ़ी समझदार था। 6 महीने हो चले थे उसे अपने पापा का ध्यान रखते हुए। आरो ने प्यार से अपने पापा के हाथ पर हाथ रखा और माँ से कहा, आप जाइए, मैं यहाँ बैठकर तब तक अपना होमवर्क कर डालता हूँ। कन्नू कुछ न बोली और घर से बाहर निकल गई। मन में एक ही सवाल था, आज भी कहीं घर मिल पाएगा? कैसे मैनेज होगा? अब सारी सेविंग भी ख़त्म हो चुकी है। कैसे कहाँ मिलेगा ऐसा घर जो किराया ना मांगे? सबको पहले से ही 3-4 महीने की सिक्योरिटी मनी चाहिए होती है। यहाँ किराया देने के पैसे नहीं, आरओ की फीस तक देने के पैसे नहीं। क्या करूँ मैं? इसी उधेड़ बुन में घर से काफ़ी दूर निकल आई थी कन्नू। पैदल चलने की अब आदत पड़ गई थी उसे। ऑटो में जाना महंगा लगता था। थोड़ी थोड़ी दूर में 50 रुपये खर्च करने का क्या फ़ायदा? आरो की स्कूल की फ़ीस, रोहन की दवाएं और रोज़ का राशन पानी, भगवान जाने में क्या करूँगी। हर दिन पहाड़ की जैसा काट रही हूँ। भगवान अब मेरी और परीक्षा ना लें। सामने ही हनुमान मंदिर दिख रहा था। अब तो नौबत ये आ चुकी थी कि कन्नू अपने इष्ट देव को भी सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्कार कर लेती थी। कहीं ना कहीं उसके प्रति भी उसके मन में निराशा थी। आखिर उनकी वजह से ही ये दिन देखने पड़ रहे थे। ऐसे विचार आते ही उसे ऐसा लगता मानो भगवान को दोष देखकर भी कोई पाप कर रही हो। लेकिन आज उसके मन में एक नई ही उहापोह थी। घर किराए का था, मकान मालिक ऐसे तो दयालु था, मगर अब उसे अपनी खुद की ज़रूरतों की वजह से ये घर बेचना पड़ रहा था। कन्नू के पास घर बदलने के अलावा कोई चारा ना था और नया घर भी आसपास ही ढूंढना था। वहीं से आरो का स्कूल पास था। इतने दिनों से मकान ढूंढकर वो थक गई थी। निराशा ये भी थी कि आज उन सभी परिवारों के लोगों ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया था, जिनके साथ रोहन के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। कन्नू को याद आ गया कि कैसे छोटे भाई को रोहन ने अपने साथ रहकर उसका कॉलेज पूरा करवाया था। नौकरी लगी, शादी हुई, सब कुछ इसी घर से संपन्न हुआ था। रोहन ने अपनत्व में उसी 2 कमरों के मकान में उसके परिवार को भी जगह दे दी थी। फिर कुछ वर्षों बाद भाई ने अपना फ्लैट ले लिया और वहाँ से चलता बना। आज जब वही भाई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था तो कन्नू अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। आखिर उसने भी तो करण को अपने बच्चे की तरह पाला था। कहने को तो करण उसे भाभी माँ बुलाता था, मगर आज जब उसकी ये हालत है तब करण ने एक बार मिलना भी ठीक न समझा। क्या करना है मुझे? किसी से क्या ही उम्मीद करूं, जब रोहन ने भी कभी मेरे दिल की ना सुनी। कितनी बार कहा था कि नौकरी कर लूं, 4 पैसे फालतू आएंगे तो अच्छा ही होगा, पर तब उन्हें करण की परवरिश की चिंता थी, कहीं गलत रास्ते पर ना भटक जाए। आज मैं क्या करूं? कौन है मेरा यहाँ? चलते चलते कन्नू एक मकान पर पहुंची। एक पुराना सा टू लेट का बोर्ड लगा हुआ था। कन्नू ने गेट पर लगी बेल बजाई। अंदर से धीमी आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खुला है, आ जाइए। कन्नू अंदर पहुंची तो एक वृद्ध महिला आराम कुर्सी पर बैठी मिली। जी नमस्ते। आपके दरवाजे पर टू लेट लगा देखकर घंटी बजाई मैंने। हाँ हाँ, मैं समझ गई थी, वरना इस समय मुझे कौन मिलने आएगा। ओह, अगर आप भी अभी व्यस्त हो तो मैं फिर आ जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब था, इस अकेली बुढ़िया से कौन मिलने आता है भला? खैर आप बताइए। जी मुझे अर्जेंटली है चाहिए, जहाँ मैं रहती हूँ
वो घर अब बिकने वाला है। 15 दिन में घर खाली करने के लिए बोला गया है। अच्छा, ये घर खाली ही है, काफ़ी बड़ा है। मुझे भी किराए पर देने में कोई दिक्कत नहीं, बस एक शर्त है। जी, मैं किराया समय पर दूंगी। नहीं नहीं, किराया तो आप समय पर दे सकती हैं, पर उससे भी ज़रूरी बात यह है कि मैं भी इसी घर में रहूंगी। नीचे वाली फ्लोर पे 3 कमरे हैं और ऊपर 2। तो नीचे वाला एक कमरा और बाथरूम मुझे चाहिए। कमरे में ही मैं किचन बना लूँगी, बाकी हॉल में आना जाना रहेगा मेरा। आप घर देख लीजिए, फिर अगर मेरी शर्त मंजूर हो तो बाकी बात भी कर ली जाएगी। कनू ने सरसरी निगाह से घर का मुआयना किया। पुराना सा घर, दीवारों पर पेंट उधड़ा हुआ, पुराने ज़माने की वायरिंग और वो मोटे गोल काले स्विच। घर देख कर तो ज़्यादा पसंद न आया, पर इस समय की एक ही ज़रूरत थी और वो थी सिर पर एक छत। सोचते हुए उसने छत की ओर निगाह डाली। ज़्यादा कमज़ोर न लगी। साथ ही कन्नू को उम्मीद थी कि किराया भी शायद ज़्यादा ना हो। उसने ये सवाल मकान मालकिन से कर दिया। कितना किराया होगा आंटी जी? बेटा, ऐसे तो मैं यहाँ अकेली ही हूँ, अब किराया क्या बताऊँ? मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं। आप जैसे अभी देते हो उस हिसाब से दे सकते हो। कन्नू के मन में एक उम्मीद जगी। जी आंटी, वो घर तो इससे काफ़ी छोटा है, गार्डन भी नहीं है। आप किसी से बात करके पता कर लीजिए। मुझे भी वैसे बस 2 ही कमरे चाहिए। अच्छा, तो आप 2 कमरों के हिसाब से दे दीजिएगा। कन्नू को अचानक हनुमान जी की याद आई। मन ही मन उन्हें धन्यवाद दिया। पर आंटी जी, एक और बात है, मैं किराया महीने के अंत में ही दे पाऊँगी और सिक्योरिटी मनी नहीं दे सकती। आंटी जी ने कन्नू की बात का जवाब ना दिया। घर में कौन कौन है आपके? जी, पति और बेटा। पति बीमार है, कोमा में दरअसल। ओह, मैं समझ गई। थोड़ी देर उस कमरे में सन्नाटा रहा। वृद्धा महिला ने चुप्पी तोड़ी। बेटा, दरअसल मुझे पैसे से ज़्यादा साथ की ज़रूरत है। तुम लोग अगर यहाँ रहोगे तो मेरा समय भी कट जाया करेगा। कन्नू को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सुबह से सब अंधेरा था। अचानक शाम होते होते उसके जीवन में एक आशा की किरण आ चुकी थी। सुबह वो भगवान को और दुनिया को कोस रही थी, मगर उसे बेहतर लग रहा था। मन में ईश्वर को धन्यवाद कहकर वो वृद्ध महिला के गले लग रोने लगी। आपको अंदाज़ा नहीं है आंटी जी, आपने मुझे किस वक्त सहारा दिया है। आज के ज़माने में वो भी किसी अनजान के लिए कौन इतना करता है। कन्नू वापस घर की ओर चल पड़ी थी। उसकी उम्मीदों की बुझती हुई रोशनी में नई जान आ चुकी थी। न जाने उसे क्यों लग रहा था कि घर पहुंचते ही रोहन भी उसे गहरी नींद से जागा मिलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, उनका परिवार फिर से खुशहाल होगा। आरो को भी स्कूल में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कन्नू खुद भी नौकरी कर रही होगी। घर के खर्चों में कंधे से कंधा मिलाकर रोहन का साथ दे रही होगी। पर घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसने जो देखा, उससे उसे उम्मीद की लो बुझती सी दिखी। आरो रोहन का हाथ पकड़े हुए रो रहा था। कन्नू का दिल बैठ गया। मन ही मन कन्नू ने हनुमान जी का जाप करना शुरू कर दिया। इतनी जल्दी ऐसा दिन न दिखाना भगवान। कन्नू ने हिम्मत बटोर कर आरो से पूछा कि क्या हुआ। आरो माँ को देखती ही उससे दौड़ के लिपट गया। पापा को शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप फ़ोन घर पर छोड़ गई थी, मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा हॉस्पिटल ले आओ। कन्नू ने जल्दी से फ़ोन उठाया और किशोर का नंबर डायल कर दिया। आरो को भी समझाया कि कोई भी ज़रूरत हो तुरंत किशोर अंकल को फ़ोन कर लो। किशोर रोहन का दोस्त था, शायद परिवार वालों से ज़्यादा मददगार किशोर साबित हुआ था। एक्सीडेंट वाले दिन से अब तक किशोर ही रोज़ फ़ोन करके कन्नू से हाल चाल लेता आ रहा था। आज भी किशोर ने तुरंत ही फ़ोन उठा लिया। हाँ कन्नू, क्या हुआ? किशोर, रोहन की तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में बुलाया है। ठीक है, चिंता मत करो, मैं कार लेकर घर आऊँ या वहाँ टैक्सी मिलेगी? नहीं, टैक्सी ही पता करती हूँ, तुम सीधा अस्पताल पहुँचो। इशारे से कन्नू ने आरो को बाहर टैक्सी लाने के लिए कहा। आरो दौड़कर बाहर गया और कुछ देर में वापस आ गया। साथ में ड्राइवर भी था। सभी ने मिलकर किसी तरह से रोहन को टैक्सी में बैठाया। फिर सब अस्पताल की ओर चल दिए। कन्नू की धड़कनें तेज थी। भगवान बचा लो,
कभी आपसे नाराज़ नहीं हुआ करूँगी। आप ही सोचिए, आपके सिवा कौन है मेरा इस दुनिया में। आप ही हैं जो हम सब की रक्षा कर सकते हैं। मेरे पति को बचा लीजिए, कृपा बनाए रखिए भगवान। आँखों से आंसुओं की धारा बह जा रही थी। कन्नू को किसी और चीज़ की सुध नहीं थी। सारी पुरानी बातें पिक्चर की तरह सामने से गुजर रही थी। कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। किशोर ने ही रोहन को हॉस्पिटल में एडमिट किया था जाकर। इधर कन्नू के घर में शादी की 11वीं सालगिरह की तैयारी कर रही थी। फ़ोन की वो घंटी उसके कानों में आज तक गूंज रही है। हेलो कन्नू, बुरी खबर है। रोहन कोमा में चला गया है। डिग्री कॉलेज चौराहे पर उसकी बाइक को बस ने टक्कर मार दी। हेलमेट भी नहीं था। ज़्यादातर चोटें सिर पर आई हैं। तुम बस तुरंत आ जाओ। सब कुछ छोड़ छाड़ कर कन्नू हॉस्पिटल भागी थी। हॉस्पिटल पहुंचते ही जब कन्नू डॉक्टर से मिली थी तो ढांढस बताते हुए उन्होंने कहा था कि ईश्वर सब ठीक करेगा। 6 महीने के लगातार प्रयास के बाद भी रोहन कोमा से बाहर नहीं आ पाया था। आज ये सांस न ले पाने की दिक्कत कुछ नहीं थी। कितनी परेशानी से गुजरना पड़ रहा है रोहन को। भगवान प्लीज़ मदद कीजिए। बार बार कन्नू मन में भगवान को याद कर रही थी। अचानक उसे याद आया कि उसके पर्स में सिर्फ 50 रुपये पड़े हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने टैक्सी ड्राइवर को 50 रुपये दिए और बोला, भैया अभी सिर्फ इतने हैं, आप 1-2 दिन में घर आ जाइएगा, मैं बाकी का भाड़ा भी दे दूंगी। ड्राइवर ने इंसानियत दिखाते हुए कहा, मैडम अभी आप सर को अंदर ले जाइए, ये पैसे भी अभी रख लीजिए, मैं बाद में ले लूँगा। कन्नू को कुछ समझ ना आया। फिर अचानक उससे रोहन स्ट्रेचर पर दिखा। किशोर ने सब इंतजाम करा दिया था। कन्नू और आरो परेशान से खड़े थे। किशोर ने डॉक्टर से बात की। उसका मायूस चेहरा देख कन्नू को भी निराशा हुई। कन्नू, डॉक्टर बोल रहे हैं घबराने की बात नहीं है, तुम लोग चाहो तो घर जाओ, मैं यहाँ रहता हूँ। अगर घबराने की बात नहीं है तो फिर तुम क्यों इतने निराश दिख रहे हो? किशोर कुछ नहीं बोला। कन्नू की आंखों से आंसू छलक आए। मुझसे कोई भी बात छिपाना नहीं किशोर। कन्नू, डॉक्टर के हिसाब से इस वक्त कुछ कहा नहीं जा सकता। कोई कुछ ना बोला। थोड़ी देर बाद आरो ने धीरे से कहा, मुझे भूख लगी है। कन्नू ने उसे गले से लगा लिया। मेरा बच्चा भूखा है। किशोर, पता है तुम्हें आरो कितना बहादुर है। मैं घर पर नहीं थी और रोहन की तबीयत बिगड़ गई। उसने तुरंत डॉक्टर से बात की थी। अभी हम जब घर जाएंगे तब मैं तुम्हें देती हूँ कुछ खाने को, नहीं तो जाके कैफेटेरिया से एक बिस्किट का पैकेट ले ले। किशोर हालात समझते हुए बोला, नहीं, रात में डिनर करना चाहिए। मैं भी वत्सला को फ़ोन कर बुलाता हूँ। तुम दोनों मेरे घर जाकर खाना खा लो, थोड़ा आराम भी कर लेना, यहाँ मैं रुक जाऊँगा। कन्नू थोड़ा झेपते हुए बोली, हम लोगों की वजह से तुम्हें कितनी मुश्किलें हो रही हैं। पैसा और समय दोनों की बर्बादी करनी पड़ रही है। किशोर थोड़ा विचलित होकर बोला, भाई है वो मेरा कन्नू, भले ही खून का रिश्ता नहीं, पर उसने मेरी उस समय मदद की थी जब कोई साथ नहीं था। ऐसा बोलकर तुमने मेरे दिल को दुखा दिया। आज के ज़माने में तो अजनबी भी मदद कर जाते हैं, फिर यहाँ तो इतने सालों का पुराना रिश्ता है। कन्नू भाव विभोर थी। सुबह ही उसे रोहन ने एक भाई से निराश हुई थी। सुबह ही से रोहन के एक भाई से निराशा हुई थी और अभी एक भाई है जो कुछ भी करने को तैयार है। सॉरी किशोर, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस तुम्हें परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। कोई बात नहीं, मैं वत्सला को फ़ोन करके आता हूँ। खर्चे की चिंता मत करो। एक बार रोहन ठीक हो जाए फिर मैं सब उससे इंटरेस्ट के साथ वापस लूँगा। बड़ा परेशान कर रहा है उसने हम सबको। मैं कितनी बार कहता था कि हेलमेट ज़रूर लगा ली, मगर उसने ना सुनी। किशोर ने वत्सला को बुला लिया। एक टिफ़िन बॉक्स वो किशोर को थमाते हुए धीरे से बोली, खा लेना, तुम्हारी पसंद का खाना बना था। प्लान गड़बड़ हुआ तो कोई नहीं, कम से कम खाना नहीं खराब होना चाहिए। फिर वत्सला आरो के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कन्नू से बोली, चलिए कन्नू भाभी, किशोर यहाँ संभाल लेंगे और बाकी सब संभालने के लिए भगवान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कन्नू और उसका बेटा वत्सला के साथ उसके घर पहुँचे। घर आलीशान था। उन लोगों का कभी उस घर में आना जाना हुआ था।
आप लोग पहली बार आए हैं, यहाँ घर लिया है और कितने प्लान बनाए थे हम सब लोग मिलकर यहाँ पार्टी करेंगे। तब तक ऐसा हादसा हुआ कि हम लोग दोबारा। कन्नू उदास मन से बोली। हाँ वत्सला, रोहन ने कितना कुछ बताया था जब किशोर और तुम ये घर ले रहे थे। हम लोग भी तुम्हारे जैसे ही खुश थे। रोहन तो छोटे छोटे डिटेल्स बता रहे थे उन दिनों, इंटीरियर फिनिशिंग सब यही बातें होती थी। हमने भी सोचा था एक दिन हम भी घर लेंगे इसी सोसाइटी में, पर इस हादसे ने सब बदल दिया। दिन तो ऐसे आने वाले थे कि सिर पर छत ना रह जाती। खैर एक दूसरा घर किराए पे मिल गया है। अरे भाभी, घर वाली ऐसी क्या बात हुई, आपने बताया नहीं, कहते हुए कनू ने डाइनिंग टेबल की ओर इशारा किया। आरो उधर वॉश बेसिन है, वहाँ हाथ धो सकते हो। और भाभी, आपको अगर फ्रेश होना हो तो बाथरूम वहीं साइड में है। कुछ देर बाद सभी खाने की मेज पर बैठे। आरो को खाने की प्लेट देते हुए वत्सला ने फिर से बात छेड़ी। क्या हुआ, घर की क्या दिक्कत आ गई? अरे मकान मालिक का लास्ट वीक फ़ोन आया था, बता रहे थे कि घर बेचने जा रहे हैं तो अगले 15 दिन में खाली करना होगा। पूरे एक हफ्ते से रोज़ मकान पता कर रही थी, आज एक मिल गया। आपको बताना चाहिए था, आप लोग चाहें तो यहाँ भी रह सकते हैं, सब खाली ही तो पड़ा है। नहीं नहीं, अब ये नहीं करूँगी वत्सला, तुम दोनों कितना कुछ कर रहे हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और घर भी मिल ही गया है, एक अच्छी जगह है, मकान मालकिन वहीं रहती हैं, गार्डन है, घर भी बड़ा है, आरव का स्कूल भी पास में है। ठीक है, चलिए खाना खा लिया जाए। आरव, तुम खाना ख़त्म कर लो फिर सो जाओ, कल स्कूल भी जाना होगा। आरव ने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा। माँ, कल मैं स्कूल नहीं जा सकता। कन्नू बात समझ गई, पर उसने आरव को चुप रहने का इशारा किया। हाँ, कल मत जाना, अभी सो जा, सुबह घर चलकर बात करते हैं। वत्सला ने सब देखा और बात भी समझ गई। उसने आरव के जाने का इंतज़ार किया और फिर बोली। भाभी, मुझे लगता है आपको कुछ जॉब या बिजनेस करना चाहिए। मुझे पता है इस समय ये सब बातें शायद आपको सही ना लगें। अचानक कानून के फ़ोन की घंटी बजी। किशोर का फ़ोन था। कानून ने वत्सला को देखा। वत्सला ने उसके कंधे पर हाथ रख फ़ोन उठाने का इशारा किया। कन्नू ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाकर हेलो कहा। कन्नू, तुम लोगों ने खाना खा लिया? हाँ, तुमने खाया? हाँ, मैंने भी बस अभी खाया। किशोर आगे कुछ न बोला। थोड़ा इंतज़ार कर कन्नू ने सवाल किया। रोहन ठीक है? कोई टेस्ट हुए? हाँ, रिपोर्ट कल शाम तक मिलेगी। अभी वही कंडीशन है, ऑक्सीजन लगी हुई है। तो तुम घर आ जाओ, मैं रुक जाऊंगी वहाँ। आरव सोने चला गया है? नहीं, यहाँ बाहर बेंच पर कहाँ बैठोगी? डॉक्टर ने तो मुझे भी कहा है घर जाने को। कोई ज़रूरत हुई तो कॉल कर देंगे ये लोग। अच्छा, बात तो ठीक है, फिर तुम भी वहाँ बैठ बताकर घर ही आ जाओ। किशोर ने हामी भर दी और फ़ोन कट कर दिया। रात के समय हॉस्पिटल और भी डरावना लगता है। रात आते ही अजीब सी निराशा और उदासी चारों ओर पसर जाती है। घड़ी की टिक टिक भी इतनी जोर सुनाई पड़ती है, मानो समय हर पल ये एहसास दिला रहा हो कि एक भी पल रुकने वाला नहीं। उस पर जब कोई अपना बीमार हो तो डर और भी हावी हो जाता है। किशोर बेंच पर बैठे किन्हीं विचारों में खोया हुआ था। उसे वो दिन याद आ गया जब रोहन ने उसे घर बुलाकर 2 लाख रुपए थमाए थे। यार रोहन, तो कैसे सब कुछ मैनेज करता है? तेरे पास भी तो इतने खर्चे हैं, अभी अभी बेटा हुआ है, घर में ज़रूरत होगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए तुझसे। देख भाई, पैसे हैं तभी दे रहा हूँ, तू बिजनेस शुरू कर, जैसे ही मुनाफा हुआ शुरू होगा मेरे पैसे वापस कर देना, उधार तो ले सकता है ना। किशोर ने आगे और बहस नहीं की थी। उस दिन उसने डिग्री कॉलेज चौराहे के पास एक बड़े से रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए बुलाया था। एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किशोर की कंपनी को मिला था। पत्नी के अलावा किशोर के परिवार में कोई न था। उसके बचपन में ही माँ और पिताजी का साथ छूट गया था। किशोर फिर अपने किन्हीं दूर के रिश्तेदारों के साथ रहा था। जैसे ही उसका कॉलेज ख़त्म हुआ उसने वो घर छोड़ दिया, क्योंकि अब वो उन लोगों पर और बोझ नहीं बन सकता था। रोहन से उसकी मुलाकात नौकरी ढूंढते समय हुई थी। दोनों ने कुछ साल तक रूम भी शेयर किया था। फिर रोहन को नौकरी मिली, शादी हुई। उसकी शादी के बाद फिर किशोर ने दूसरा कमरा ढूंढ लिया।
रोहन ने किशोर के घर छोड़ने से लेकर अब तक पूरा साथ दिया था। अब किशोर का समय था उस कर्ज को चुकाने का। किशोर ने मन में एक बार फिर दृढ़ निश्चय किया कि कुछ भी हो जाए मैं रोहन और उसके परिवार को बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। ये सब सोचते हुए किशोर ने एक बार दरवाजे से रोहन को देखा। आंखों में आंसू लिए थोड़ा सा खुद में बड़बड़ाया, सॉरी भाई, ना मैं उस दिन तुम्हें बुलाता ना ही ऐसा कुछ होता। इस बुरे समय किशोर इसी ग्लानि में घुट रहा था कि वो हादसा उसी की वजह से हुआ। अपने सामने उसने रोहन के एक्सीडेंट को होते हुए देखा था। तब से अब तक भी रात वो ठीक से सो नहीं पाया था। बिजनेस में भी आजकल वो पूरी तरह ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिसका नुकसान भी दिखने लगा था। घर की ईएमआई, मंदा पड़ता बिजनेस और रोहन के इलाज का खर्चा, अब ये सब उसके लिए मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। पर ये सब बातें वो किससे करता? वत्सला को बताने पर वो उसे भी परेशान करेगा, ऐसा सोचकर मन ही मन इस तनाव को अकेले झेल रहा था। अचानक उसे उलझन महसूस हुई और अगले ही पल वो चित्त जमीन पर पड़ा था। वहाँ मौजूद लोगों ने जल्दी से उसे उठाकर बेंच पर बैठाया। चेहरे पर पानी की कुछ छींटें पड़ती ही उसे होश आया गया। नाइट ड्यूटी पर लगे एक डॉक्टर के पास आकर किशोर का वहीं चेकअप किया। किशोर जी, आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाई है, आपको रेस्ट लेना चाहिए। जी मैं घर जा ही रहा था। नहीं, ऐसे में आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, मैंने वत्सला जी को इन्फॉर्म कर दिया था, वो आ रही होंगी। किशोर थोड़ा परेशान हुआ, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था। घर पास में होने की वजह से वत्सला को ज़्यादा देर न लगी। वहाँ पहुंचकर वत्सला ने डॉक्टर से किशोर की तबीयत के बारे में पूछा। सब जानकारी लेकर डॉक्टर को उसने धन्यवाद दिया और किशोर की ओर देखकर बोली, चलो घर चलते हैं, यहाँ ज़रूरत हुई तो डॉक्टर फ़ोन कर देंगे। किशोर कुछ न बोला और वत्सला के साथ जाकर कार में बैठ गया। वत्सला ने कहा, तुमने कितने दिनों से बीपी की दवा नहीं ली है? किशोर चुप रहा। दोनों घर पहुँचे। कन्नू दरवाजे पर ही इंतज़ार कर रही थी। किशोर को थोड़ा सहारा देकर वत्सला ने सोफे पर बिठाया। तुम्हें पता है ना कितना खतरनाक हो सकता है ये। इस समय हम लोग किसी का भी बीमार होना अफोर्ड नहीं कर सकते किशोर। मुझे पता है कि तुम्हें इतनी सारी चीज़ों का स्ट्रेस है, तुम मेरे साथ भी कुछ नहीं शेयर करती। पत्नी हूँ मैं तुम्हारी, मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूँ। क्या मदद करोगी? सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, बस बीपी हाई हुआ था, थकान हो गई होगी। वत्सला ने कन्नू को देखकर पहले थोड़ा हिचक महसूस की, पर फिर हिम्मत बटोर करके बोली, किशोर, पति पत्नी का साथ सिर्फ सुख भोगने के लिए नहीं होता, तुम्हारी परेशानियों में भी मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। अब अगर तुम मुझे किसी लायक ना समझते हो तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस सोच रहा हूँ कि जो दिक्कतें हैं वो मुझे खुद से देखनी पड़ेंगी। कन्नू से रहा नहीं गया। बुरा ना मानो किशोर, तो एक मन की बात बताऊँ? कन्नू कन्नू ये भी कोई पूछने की बात है? भाभी, तुम रिश्ते में भले हो, पर मेरे लिए मेरी बहन हो, बेझिझक बोलो। कन्नू की आंखों से आंसू बह चले। मैंने बीटेक किया था, फिर जॉब लगी, फिर रोहन से शादी हुई। रोहन को मेरा जॉब करना पसंद ना था, वो भी इसीलिए क्योंकि जॉब के साथ घर संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा था। घर में कारण था, फिर आरओ हुआ। उसी साल मैंने जॉब छोड़ दी, लेकिन रोहन को अकेले ही घर का सारा भार उठाते देख मैंने कई बार वापस जॉब ज्वाइन करने का मन बनाया। रोहन ने मना किया। अब आज की स्थिति देखो, मेरे पास सिर्फ तुम्हारा सहारा है। जॉब होती तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। रोहन ने कभी मेरा साथ काम पे आने वाली दिक्कतों के बारे में बात न की। और तो और उस हादसे से पहले उनकी जॉब जा चुकी थी। इतनी बड़ी बात तक की भनक ना थी मुझे। तुम्हें सब पता था, लेकिन मुझे नहीं। अब रोहन इस हालत में है कि मैं शिकायत भी क्या ही करूँगी। मगर मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है। आरओ स्कूल जा पाएगा या नहीं, रोहन ठीक होगा या नहीं। तुम दोनों ना होते तो मैं अकेली ही पड़ जाती। थोड़ा रुक कर आंसू को दुपट्टे से पोंछ कन्नू फिर बोली, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी वत्सला के सामने ना आ पाती। मुझे पता है तुम्हारी परेशानियों के कारण कहीं न कहीं मैं और रोहन ही हैं। तुम्हारे सुख चैन इसी वजह से छिन जाएं, तुम्हारी बहन ये कभी नहीं चाहेगी। कन्नू, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है
तो तुम गलत सोच रही हो। पता है, मैं आज तक खुद को कोस रहा हूँ। काश उस दिन उसे वहाँ ना बुलाया होता, ये हादसा भी ना हुआ होता। अपने भाई को अपनी आंखों के सामने बस के पहिए के नीचे आते देखा है मैंने। उसका खून से लथपथ शरीर अपने आप उठाकर उसे मैंने गाड़ी में डाला था। मुझे तो ये भी शक होता है कभी कभी कि शायद एम्बुलेंस का इंतज़ाम किया होता। कहीं उस हालत में मैंने उसे बिना कुछ समझे उठाया, उसी वजह से तो उसे और चोटें नहीं आ गई हों। कुछ नहीं पता मुझे। मैं बस बार बार दिमाग में वही हादसा रिवाइंड करके देखता रहता हूँ। रात में चौंक कर जाग जाता हूँ। नहीं मालूम मुझे मैं क्या करूँ। किशोर अपने हाथों को चेहरे पर रख कर फूट फूट कर रो पड़ा। कनू और वत्सला भी अपने आप को संभाल ना पाई और रोने लगी। कुछ समय बीता। कनू ने खुद को संभाला और वत्सला को ढांढस बंधाया। फिर किशोर से बोली, भाई, इस सब में ईश्वर की इच्छा और हम सब की कोई पुराने कर्म हैं जिनकी वजह से ये दुख झेलना ही है। हमें आगे की उस नई सुबह के बारे में सोचना चाहिए जब सब कुछ ठीक होगा। अंधेरे के बाद उजाला आना ही है। क्यों ना हम सब थोड़ा शुभ सोचें, शायद उसी वजह से सब ठीक हो जाए। सही कह रही हैं आप कन्नू भाभी। किशोर, तुम अब आराम करो, फ़ोन मुझे दे दो। अगर कोई फ़ोन आया हॉस्पिटल से तो मैं देख लूँगी। किशोर सोफे से उठा और उसे याद आया, कन्नू, ये आरव की स्कूल का क्या प्रॉब्लम है। कन्नू ने कहा, तुम अभी आराम करो, मैं सुबह बताती हूँ। कन्नू ने किशोर से स्कूल के बारे में सुबह बात करने को कहा। रात गहरी हो चुकी थी पर शायद किसी को नींद नहीं आ रही थी। कन्नू बिस्तर पर करवट बदलकर सोने की कोशिश कर रही थी पर जैसे ही उसकी आंख लगती उसे फ़ोन की रिंग का एहसास होता और उसकी नींद टूट जाती। उधर वत्सला किशोर के पास बैठी उसके माथे पर अपना हाथ फेर रही थी। जानते हो, कन्नू भाभी बहुत स्वाभिमानी हैं। अगर देखा जाए तो स्कूल की फीस शायद बहुत कम हो, हम आसानी से दे सकते हैं, मगर अभी वो खुद ही कोशिश करना चाहेंगी। इतने दिनों में रोहन के हॉस्पिटल बिल्स के अलावा कभी हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा है ना। सब पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होंगी। ऊपर से अब उन्हें घर भी बदलना है, नए घर के खर्चे होंगे। मुझे लगता है आरव की पढ़ाई में मुश्किल नहीं आनी चाहिए। हमारे तो बच्चे हैं नहीं और आरव अपने बच्चे जैसा ही है। जब तक रोहन ठीक ना हो जाए या भाभी कोई आमदनी ना शुरू हो जाए तब तक क्यों ना उसके स्कूल का खर्चा हम उठा लें। कुछ देर किशोर ने जवाब का इंतज़ार करने के बाद वत्सला फिर बोली, क्या हुआ, मुझे बताओ। ऐसी बात पर तुम इतनी देर चुप नहीं रह सकती, ये मुझे पता है। कुछ नहीं, इस बार क्वार्टर्स रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है और एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकलने वाला है। ओह, अब बताओ इसमें तुम क्या मदद कर सकती हो। मैं घर खर्च पे लगाम लगा सकती हूँ, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो अब बताओ आरव की पढ़ाई का क्या किया जाए। मुझे समय दो, 1-2 दिन का मैं प्लान बनाती हूँ। ठीक है, मैं बस सोच रहा हूँ रोहन ठीक हो जाए जल्दी से, क्योंकि अब उसका खर्चा उठाना भी शायद मुश्किल पड़ जाए हम लोगों के लिए। वत्सला कुछ ना बोली। उस समय निराशा से उसका दिमाग कुछ सोच पाने में असमर्थ था। मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे भगवान, उबार ले, चलो सोने की कोशिश की जाए, आधी रात बीत चुकी है। कहते हुए वत्सला ने नाइट लैंप बंद कर दिया। उधर कन्नू अभी भी बिस्तर पर पड़ी अतीत में खोई हुई थी। कन्नू, कहाँ हो? ये देखो मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। क्या है? रसमलाई। कन्नू ने हंसते हुए कहा, मुझे लगा कि कुछ सोने चांदी का सामान लाए हो। वो भी आएगा एक दिन, प्रमोशन होने वाला है। आरव के लिए एक बढ़िया स्कूल भी देख रखा है, मेरे बॉस का बेटा वहीं पढ़ाता है। उन्होंने बताया है कि काफ़ी अच्छा है, पढ़ाई, खेल, एक्स्ट्रा करिकुलर सब चीज़ों पर ध्यान देते हैं। अच्छा ठीक है, सोना चांदी चाहे ना लाओ, पर अच्छा स्कूल है तो अच्छी बात है। एडमिशन कब से शुरू है? कल ही चल सकते हैं। कन्नू पंखे को निहार रही थी। लगातार चलता जा रहा है पर कहीं जा भी नहीं पा रहा। मेरी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है, अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य भी ना दे पाऊँ, ये हालत है। जॉब छोड़ते समय कितना समझाया था पापा ने,
पर मुझे रोहन की भी बात सुननी थी। वैसे भी उस समय मेरा घर पर रहना ज़रूरी ही था। लेकिन जब आरव का स्कूल शुरू हो गया तब मैं शायद कुछ शुरुआत कर सकती थी, मगर मैं भी गृहस्थी में रम गई। दोबारा मन से सोचा नहीं इस बारे में। काश सोचा होता, आज स्थिति बेहतर होती। अब सुबह क्या ही बताऊंगी किशोर को, उसके ऊपर भी बहुत बोझ है। सुबह हुई, किशोर के फ़ोन पर हॉस्पिटल से फ़ोन आया था। तुरंत बुलाया था। किशोर ने कन्नू के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कन्नू, हॉस्पिटल से फ़ोन था, तुरंत बुलाया है। कन्नू ने दरवाज़ा खोला। तुम तैयार होकर आ जाना, मैं जाकर देखता हूँ कि क्या इमरजेंसी है। किशोर अस्पताल पहुँचा तो वहाँ डॉक्टर रोहन के रूम से बाहर निकल रहे थे। किशोर, हाउ आर यू टुडे? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब। रोहन कैसा है? डॉक्टर ने किशोर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आओ मेरे साथ। कमरे में पहुँचते ही किशोर एकटक रोहन को देखता रह गया। रोहन ने किशोर को देखकर धीरे से पास आने का इशारा किया। किशोर डॉक्टर के सामने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा हो गया। उससे कुछ और बोला न गया। डॉक्टर ने कहा, किशोर, रोहन से मिलकर मेरे कैबिन में आ जाना, कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी डॉक्टर साहब। किशोर रोहन के पास पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। कितना परेशान किया तूने हम सबको। रोहन कुछ न बोला। मैं कन्नू को फ़ोन करता हूँ। किशोर इतना बोला ही था कि दरवाजे पर उसे कन्नू आती दिखाई दी। कन्नू दरवाजे पर ही खड़ी रह गई। आंखों में आंसू भरे थे और चेहरे पर एक संतुष्टि। अपने इष्ट को धन्यवाद देते हुए उसने कहा, भगवान, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता। अरे कन्नू, वहीं खड़ी रहोगी? कन्नू धीरे धीरे कदमों से अंदर पहुंची। रोहन के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोली, कैसा फील कर रहे हो? रोहन कुछ ना बोला, बस कन्नू को देखता रहा। उसके मन में विचारों का एक बवंडर सा बन गया। क्या हाल हो गया है बेचारी कन्नू का। चेहरे पर थकान, कमज़ोर शरीर। इतने महीने हो गए मुझे इस हाल में, और अभी पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। मेरी वजह से कन्नू भी परेशान है। सब साथ में शांत बैठे थे कि नर्स ने आकर किशोर को पुकारा। किशोर को याद आया कि डॉक्टर ने उसे बुलाया था। ओह हाँ, मैं चलता हूँ, डॉक्टर साहब से मिल लूँ। किशोर डॉक्टर के कैबिन में पहुँचा। जी डॉक्टर साहब। किशोर, एक बुरी खबर है। रोहन अभी पैरालाइज्ड है। रिहैबिलिटेशन ज्वाइन करा कर देख सकते, इम्प्रूवमेंट हुआ तो कुछ उम्मीद रहेगी। पैरालाइज्ड, मगर कैसे? मेरा मतलब ये सब, वो चल नहीं सकता। पैरालिसिस के चांसेस रहते हैं, और ये भी हो सकता है कि जैसे आज से अचानक होश आ गया वैसे ही सब ठीक हो जाए, वो फिर से चलने लगे। अभी तो मैं कुछ स्कैन्स लिख रहा हूँ, आगे का फिर रिपोर्ट्स आने के बाद सोचते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, आज खुश होना चाहिए या फिर। रोहन को इस बात का पता है डॉक्टर साहब? हाँ। ओह ठीक है, फिर आप टेस्ट कराइए, मैं पैसे जमा कराता हूँ। अभी एडमिट ही रहना होगा उसे। नहीं, आप घर ले जा सकते हैं। कुछ अरेंजमेंट कर लीजिए ताकि रोहन को मूवमेंट कर सके। व्हील चेयर और बाकी चीज़ें मैं आपको एक लिस्ट दे देता हूँ, उससे मदद मिल जाएगी। दिन ढलते ढलते रोहन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। व्हील चेयर लेकर अपने पिता को मदद करने के लिए आरव खड़ा था। पापा, मैं आपके सारे काम कर दूंगा। आपको जब जहाँ जाना हो आप मुझे बताइएगा। ये व्हील चेयर अच्छी है, इसमें ब्रेक्स भी हैं। आरव की बात बीच में रोककर रोहन ने कहा, अरे तू तो 6 महीने में काफ़ी बड़ा हो गया, पर दिन भर मेरी मदद करेगा तो पढ़ेगा कब? स्कूल कब जाएगा? स्कूल तो अब वैसे भी नहीं जाना, छुट्टी हो गई है मेरी। अरे क्यों? अब तो शायद इम्तिहान आने वाले होंगे। कन्नू ने बात को टालने की कोशिश की। हाँ, एग्ज़ाम के पहले छुट्टी दी है, अभी 2 हफ्ते छुट्टी है। आरो और कन्नू ने एक दूसरे को देखा। फिर आरो ने व्हील चेयर को पकड़ लिया। पापा, आपको पता है हम लोगों को घर। हाँ, अब बाकी बातें घर के लिए भी छोड़ दो आरो, सब यही करना ज़रूरी नहीं। किशोर ने बीच में टोका। रोहन को आराम की भी ज़रूरत है। जी अंकल, चलिए पापा घर चलते हैं। रोहन घर पहुंचा। कोमा से निकलने के बाद पहली बार उसे एहसास हुआ कि अभी ज़िंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है। बाहर जाना, कुछ काम करना तो दूर, घर के अंदर भी उसे
कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो, उसे किसी न किसी की मदद चाहिए होगी। और फिर उसे याद आया कि अगर चाहे फिर से चलने भी लगी, पर अभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ने के लिए एक जॉब भी चाहिए होगी। अपने भावों को आंसुओं में समेट वो कुछ देर अकेली बिताना चाहता था। न जाने कैसे कन्नू को इस बात का एहसास हो गया। उसने किशोर से कहा, मैं खाना बनाती हूँ, खा कर जाना। नहीं कन्नू, मैं अभी चलता हूँ। वत्सला की कई मिस कॉल्स पड़ी हैं। आज हम लोग उसे अपडेट्स भी नहीं दे पाए। चिंता कर रही होगी। ठीक है, फिर तुम घर जाओ। यहाँ अभी तो सब ठीक दिख रहा है। कन्नू ने बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहा। हाँ ठीक है रोहन, मैं अभी चलता हूँ। कल मिलते हैं। कोई ज़रूरत हो तो कभी भी कॉल कर लेना कन्नू। किशोर घर चला गया। कन्नू ने आरव से अपनी पढ़ाई करने को कहा। लेकिन माँ, कोई बात नहीं, स्कूल नहीं भी जाना है तो किताबें तो है ना, पढ़ो। मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। रोहन बिस्तर पर लेटे लेटे सामने लगी तस्वीर को देख रहा था। कितनी खुश थी कन्नू उस दिन। हम कभी किसी हिल स्टेशन पर घूमने तो नहीं जा पाए, पर कन्नू तो पास के पार्क में जाकर भी इंजॉय कर लेती थी। उतनी सी सैलरी में घर चलता रहा। मुझे कभी इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि पैसे की कोई कमी हो। पर इतने दिनों से कैसे काम चल रहा होगा। क्या वापस कन्नू ने जॉब की होगी या फिर करण ने सब संभाल लिया होगा। हाँ, करण तो था ही, उसी ने सब कुछ समेट रखा होगा। आखिर भाई है, उसने उसे अपने बच्चे की तरह ही पाला था। मेरी गैर हाजिरी में घर संभालना ही था उसे। कुछ क्षण के लिए उससे गर्व महसूस हुआ अपने छोटे भाई पर, मगर तुरंत उसे ये अटपटा भी लगा कि सुबह से शाम हो आई, करण दिखाई तक न दिया। रोहन आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगा। अचानक उसे किचन से कुछ खुशबू आई। ये सब कितने दिनों से मिस किया है मैंने, कन्नू के हाथ की दाल और रोटी। रोहन को भूख लगाई। तभी कन्नू ने कमरे में आकर पूछा, खाना ले आऊँ? हाँ, मुझे तो बहुत भूख लगाई। जैसे ही तुम्हारे कुकर की सीटी बजी, कन्नू थोड़ा मुस्कुराई। रोहन ने दिन भर के बाद कन्नू को हंसते हुए देखा था। अच्छी लगती हो मुस्कुराते रहना, मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, फिर में जल्दी अच्छा हो जाऊं। जो आज्ञा स्वामी, कहकर कन्नू फिर से हंसने लगी। अच्छा एक बात बताओ, रोहन ने कन्नू से पूछा। करण कहाँ है? इतने दिनों से सब संभालते संभालते इतना थक गया कि मुझसे मिलने तक नहीं आया। कन्नू की हंसी जाती रही। उसे याद आया कि डॉक्टर ने रोहन को किसी तरह के स्ट्रेस से दूर रहने की सलाह दी है। उसका मन तो चीख चीख कर रोहन से कह रहा था कि कोई नहीं आया आपका अपना किसी भी मदद को, मगर मुंह से उसके ऐसी कोई भी शब्द ना निकली जिससे रोहन को निराशा हताश होना पड़े। वो उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहना चाहती थी जिसकी वजह से रोहन को मिलने की उम्मीद बंधती। इसीलिए कन्नू ने जवाब दिया कि करण का ट्रांसफ़र हो गया है, बीवी बच्चे सब साथ गए। कन्नू ने खाना लगाया, दाल रोटी सलाद में टमाटर। आरव ने पूछा, माँ क्या पापा को हम लोग डाइनिंग टेबल तक लाएं? आज नहीं आरव, थेरेपी स्टार्ट होने दो फिर, कहते हुए कन्नू ने उसको थाली पकड़ाई। चलो आज बेड पर ही टेबल लगाते हैं। आरव एकदम खुश हो गया। अच्छा, तो बड़ी वाली टेबल क्या? हाँ, बस तुम्हारे पापा को थोड़ा बैठने में मदद लगेगी। ठीक है, मैं सब कर दूँगा। और माँ, क्या हम लोग रेस्टोरेंट के जैसे टेबल सजा सकते हैं? आरव के खिले हुए चेहरे को देख कन्नू के मन में संतावना हुई। हाँ, जैसे भी चाहो, वो फ्लावर वास भी रख लो। और माँ, एक कैंडल भी लगा लें क्या? कन्नू हंसने लगी। हाँ, अच्छा आइडिया है, इससे बिजली भी बचेगी। कुछ देर बाद रोहन के बिस्तर के पास ही आरव का रेस्टोरेंट आ चुका था। फिर उसने बड़े अंदाज से रोहन की थाली को उसके सामने रखा। सर, वुड यू लाइक समथिंग टू ड्रिंक? रोहन ने हंसकर कहा। हाँ, एक गिलास पानी प्लीज़। सभी हंसने लगे। अच्छा, इतनी भूख लगी थी दोनों को, तो अब खाना खाया जाए। कन्नू ने रोटी का एक निवाला दाल के साथ रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन ने मुस्कुराकर कहा, वाह, इस सेवा से अच्छा लगा सो खिला रही हो तो मैं तुम्हारे हाथ से ज़रूर खाऊंगा। वैसे मेरे हाथ चलते हैं, मैं भले ना चल पाऊँ।
कनू के चेहरे पर थोड़ी सी निराशा के भाव देखते ही रोहन ने बात बदली। किशोर को फ़ोन करके पूछ लिया, घर आराम से पहुंच गया वो? मैसेज पड़ा था वत्सला का कि पहुंच गया था समय से। खाना ख़त्म होते होते आरव ने सुझाव दिया कि अब हम क्या मोनोपोली खेल सकते हैं। कनू ने समझाते हुए कहा, बच्चा अभी पापा को थोड़ा आराम करना भी चाहिए। आरव का मन महसूस कर रह गया। रोहन ने उसके मन को भांप कर कहा, अरे कनू, आराम तो कर ही रहा था ना, थोड़ी देर खेल लेते हैं। कनू आगे कुछ ना बोली और थालियाँ उठाकर किचन में चली गई। जब तक तुम्हारी माँ किचन में छुट्टी पाए तब तक थोड़ा सा कुछ खेल लेते हैं। मोनोपाली तो लंबा चलेगा, सुबह स्कूल भी होगा तुम्हारा। नहीं पापा, सुबह बताया था ना, स्कूल नहीं है। स्कूल वालों ने तो बोल दिया कि मत आना। अरे क्यों? रोहन ने हंसते हुए पूछा। उसे लगा आरो स्कूल न जाने का बहाना बना रहा है। वो 3 महीने से फीस नहीं भरी ना, तो अब उन्होंने कहा कि फीस लेकर ही आना। रोहन को आश्चर्य था, इतना सब कुछ हो गया कि स्कूल की फीस तक नहीं भरी जा सकी। उदास मन से रोहन ने आरो को कहा, कोई बात नहीं, कुछ करता हूँ फीस का, अब मैं सब संभाल लूँगा। तुम तब तक घर पर पढ़ाई करो, मैं कल कुछ जुगाड़ लगाता हूँ। आरो ने उसी समय ये भी बता दिया कि अभी ये घर भी छोड़ना है, दूसरा घर अभी नहीं मिल पाया है। रोहन को ये बातें सुनकर धक्का सा लगा। मन में उसने सोचा कि आखिर करण कहाँ है। सब हालात काबू से बाहर जा चुके थे और वो ऐसे इन दोनों को छोड़कर चला गया। कनू कमरे में आई और आरो को सोने के जाने के लिए कहा। उसे एहसास नहीं हुआ कि रोहन को स्कूल और घर की बात पता चल गई है। आरो सोने के लिए जैसे ही दूसरे कमरे में गया, रोहन ने कनू को अपने पास बैठने को बुलाया। वो ज्यों ही उसके पास जाकर बैठी, रोहन ने आंसू भरी निगाहों से कनू को देखा। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा चूमा और बोला, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत कुछ झेलना पड़ा ना। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, सब कुछ ठीक तो है। हाँ, अगर आरो का स्कूल न जाना ठीक है तो सब कुछ ठीक है। अगर हमारे सिर के ऊपर से छत जाना ठीक है तो फिर ठीक है। अगर करण का तुम लोगों को यूँ मझधार में छोड़ कर जाना ठीक है तो फिर सब ठीक है। रोहन का गला भर आया। कुछ रुक कर उसने फिर कहा, मुझे माफ़ कर दो कन्नू कि मेरी वजह से तुम्हें ये दिन देखने पड़े। ये कहते हुए रोहन फपक कर रो पड़ा। कनू ने रोहन के गले से लगा लिया। फिर रोहन के आंसू पोंछते हुए उसने कहा कि आपको मैं एक बात बोलूं, दुनिया में कुछ भी ठीक ना हो, पर अगर आप ठीक होंगे तो मेरे लिए सब ठीक है, क्योंकि मेरी दुनिया आप और आरो ही है। रही बात स्कूल की तो मैं कर लूँगी इंतज़ाम। घर का तो मैंने इंतज़ाम हो ही गया है, किराया भी तुरंत नहीं मांगा आंटी ने, अच्छी महिला है। कनू ने करण की बात फिर से टाल दी। घर की बात से याद आया कि कल उनसे मिलकर आई, पर दोबारा मैसेज करने का टाइम ही नहीं मिला। सुबह उन्हें भी खुशखबरी दे दूंगी कि आप बेहतर हैं। अब इस मकान मालिक को भी बताना होगा। कनू ने रोहन को ठीक से लिटाकर उसे चादर उड़ा दी, फिर सर पर हाथ फेरते हुए बोली कि सो जाओ, सुबह बात करते हैं। रोहन को कनू की बातों से कुछ देर के लिए दिलासा हुई, पर उसके मन में अब एक तूफान उठ गया था। उसे सब कुछ किसी तरह जल्दी से जल्दी पटरी पर लाना होगा। कुछ देर वो खिड़की से बाहर रात के अंधेरे को ताकता रहा। फिर आंखों की कोरों से निकले आंसुओं की धार ने उसके मन को ऐसे जगाया जैसे किसी सोते हुए इंसान को पानी की छींटों से जगाया जाए। एक नई सुबह आएगी जब सब कुछ पहले जैसा अच्छा होगा। एक नई सुबह आएगी जब कनू के चेहरे पर वो मासूम सी मुस्कुराहट होगी। एक नई सुबह आएगी जब आरो का बचपन खुशनुमा होगा, उसे मजबूरियों के साथ समझौता नहीं करना पड़ेगा। एक नई सुबह आएगी जब मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा, खुद को संभाल सकूंगा, इस घर को संभाल सकूंगा। नई सुबह हुई। कन्नू को आज अरसे बाद ऐसा लग रहा था मानो उसे जीवन में बहुत कुछ करना है। सुबह वो सबसे पहले मंदिर गई। रोहन सो रहा था। जब वो जागा तो उसने कन्नू को आवाज़ दी, पापा, माँ अभी मंदिर गई है, आ रही होंगी। आरो ने अपनी आंखें मलते हुए बताया। तब तक कन्नू वापस आ चुकी थी। अच्छा आरो, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? बताया था ना, जब तक स्कूल नहीं है तब तक घर पर ही टाइम टेबल फॉलो करो।
रोहन ने अपनी बात जोड़ी। और मैं तुम्हारी पढ़ाई करवाऊँगा। 1 घंटे में हम दोनों रेडी हो जाते हैं, फिर पढ़ाई होगी। आरव की नींद जाती रही। पापा, मगर आप कैसे पढ़ाएंगे? आपको थेरेपी के लिए भी जाना होगा। अरे ठीक है, सब किया जाएगा। फ़िलहाल तुम तैयार हो जाओ। ओके पापा। आरव अपने कमरे में चला गया। कनू ने आकर रोहन के नित्य कर्मों में मदद की। चलिए आज बाहर बरामदे में बैठते हैं। सुबह की अच्छी धूप है, वो भी लेनी चाहिए आपको। रोहन के मुंह में कनू ने प्रसाद रखते हुए बोला। बिस्तर से व्हील चेयर पर ले जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था दोनों को, पर कोशिश करते हुए दोनों ने एक दूसरे का हौसला बढ़ाया। आज कई दिनों बाद रोहन ने सुबह देखी थी। समय 8 का हुआ होगा शायद। बाहर पहुंचते ही रोहन को किशोर आता दिखाई दिया। तुम इतनी सुबह सुबह क्यों आए? कनू ने किशोर को देखते हुए कहा। अरे अभी 9 बजे का अपॉइंटमेंट है, मैंने सोचा मैं लिए जाऊंगा, साथ में कुछ बातें भी करूंगा दोस्त से इतने समय के बाद। हाँ अच्छा आइडिया है। कनू तुम तब तक घर संभालो, मैं किशोर के साथ हो आऊँगा। कनू को ये बात नई न लगी। हाँ इतने दिनों से मैं सिर्फ घर ही तो संभाल रही हूँ। अरे अरे, मेरा मतलब वो नहीं था। मुझे पता है तुमने कितना कुछ संभाला हुआ है। अच्छी बात ये भी है कि किशोर और करण भी हैं मदद को। इससे याद आया, जरा मेरा फ़ोन देना, करण को कॉल लग कर लूँ। कनू ने किशोर की तरफ देख कर इशारा किया। किशोर समझ गया कि अभी तक करण के बारे में रोहन को पता नहीं है। अरे रोहन, बातें बाद में कर लेना, अभी चलने की तैयारी करो। और हाँ, कनू ने ही सब कुछ संभाल रखा है, इस गलत फहमी में मत रहना कि वो बस घर देख रही थी। ओके ओके, मेरी गलती। कनू तो है ही सुपर वुमेन। अगर मैंने उसे ना रोका होता तो अभी जॉब भी कर रही होती, किसी कंपनी की CEO होती आज। रोहन की आवाज़ में एक कुछ कटाक्ष का भाव था। CEO ना सही, काम कर रही होती तो शायद ऐसा दिन ना आता। आंखों में आंसू ले कनू अपने आप को रोक ना पाई। आरव का स्कूल तक बंद होने की नौबत आ गई। रोहन को थोड़ा पछतावा हुआ। मैं भी अपनी आदत से बाज नहीं आता हूँ ना। आई एम सॉरी, मुझे इतना इंसेंसिटिव नहीं होना चाहिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें दुख हो। बल्कि कल रात मुझे एक आइडिया आया है, कहूँ? किशोर ने माहौल को हल्का करने के लिए बीच में कहा। अरे यार, इतना सेंटी माहौल बन गया, लगता है अभी तक नाश्ता नहीं हुआ है। हाँ, बस अभी लाने ही जा रही थी नाश्ता, रोहन को यहाँ बिठाकर। वाह, तो फिर जल्दी से नाश्ता कर लेते हैं रोहन, मैं भी बिना खाए निकला था। कनू ने नाश्ता लगाया, सबने खाया। रोहन फिर कनू से मन की बात कहने को हुआ। मैं बताऊं, मैं रात में क्या सोच रहा था? नहीं, वापस आकर बात करते हैं। तब तुम दोनों हॉस्पिटल जाओ, मैं ज़रा मकान मालिक से बात कर लूँ, फिर उन आंटी से भी कॉल कर लूँगी। रोहन को किशोर हॉस्पिटल लेकर चला गया। कनू के पास मकान मालिक का फ़ोन आया और उसे पता चला कि उसे 2 दिन में ही घर खाली करना होगा। कनू को दूसरा घर तो मिल गया था, पर वहाँ उसने 15 दिन बाद जाने की बात कही थी। अब कनू की इस बात की चिंता हुई कि कैसे होगा सब कुछ इतनी जल्दी। कनू ने उस वृद्ध महिला को फ़ोन किया। फ़ोन की घंटी बज रही थी, पर उठा नहीं। कनू ने कई बार कोशिश की, फिर उसने सोचा कि खाना बना ले, उसके बाद उनके घर चली जाएगी। दोपहर हुई, रोहन के आने का समय हो रहा था, लेकिन आज कनू की चिंता कुछ और ही थी। उसने मन में सोचा, कहीं उन्होंने इतनी जल्दी घर देने से मना कर दिया तो, या फिर घर देने से ही मना कर दिया। अचानक 2 दिन में कैसे घर खाली कर दूं? दिक्कत ये भी है कि किस मुंह से बहस करूं मकान मालिक से। 3 महीने से किराया तो उन्हें भी नहीं दिया है। भले लोग हैं जो पहले नहीं निकाल दिया हम लोगों को। क्या करूं मैं? कनू ने फिर से फ़ोन लगाया। लगता है जाना ही पड़ेगा उनके घर। कनू ने तुरंत बैग उठाया, आरव को बताते हुए कि वो नए घर की मालकिन से मिलने जा रही हैं। वो बाहर निकल गई। बाहर रोहन और किशोर आ चुके थे। रोहन ने कनू को परेशान देखकर पूछा कि क्या हुआ? मकान मालिक ने 2 दिन में घर खाली करने को कहा है। मैं ज़रा नए घर की मकान मालिक से मिलकर आती हूँ। अरे ऐसे कैसे 2 दिन में? रोहन थोड़ा उत्तेजित होकर बोला। 3 महीने से किराया नहीं दिया है हमने। अब
उसने घर बेच दिया है, नए लोगों को घर की मरम्मत करानी है तुरंत, बाकी बातें मैं वापस आकर कहती हूँ। आरव से बोलकर खाना लगवा लेना, किशोर तुम भी खाकर जाना। ये कहते हुए कन्नू तेज कदमों से आगे बढ़ गई। रोहन अवाक था, चिंता और ग्लानि से उसे घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे थोड़ा पानी चाहिए, उसने धीमी आवाज़ में कहा। किशोर ने तुरंत आरव से पानी मंगवाया और रोहन को कमरे तक ले गया। रोहन ने पानी पिया, पर उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें बनी हुई थी। किशोर ने दिलासा देने की कोशिश की। कन्नू ने ये सब बताया नहीं, वरना मैं सारे इंतजाम कर देता। अरे तुम कितना करोगे हमारे लिए किशोर, और कब तक? मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं जो भी मदद कर रहा हूँ उसके पीछे मेरा अपना स्वार्थ है। तुमने सभी उपकारों को मैं आज तक भूला नहीं हूँ, और जब तुमने मेरी हमेशा मदद की तो फिर मैं कैसे पीछे रहूँगा। कन्नू को मैंने बहन माना है और तुम मेरे लिए हमेशा से भाई जैसे रहे हो। हालांकि अब तो तुम मेरे जीजा हुए। कहते हुए किशोर थोड़ा मुस्कुराया। किशोर मुझे एक बात बताओ। पूछो। करण कहाँ है? किशोर चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो रोहन को बताए कि जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला था वो इतने दिनों में एक बार भी उसे देखने तक नहीं आया। मन में किशोर बस इतना सोच रहा था कि करण की इस बेरुखी से कहीं रोहन को किसी तरह का सदमा न लग जाए। थोड़ा रुक कर किशोर ने कहा, चलो खाना खा लेते हैं, फिर सारी बात करते हैं। तब तक कन्नू भी आ जाएगी। उधर कन्नू ना जाने आगे क्या होगा कि चिंता लिए उस पुराने से घर तक पहुंच गई। आज उसने उस घर को बाहर से भी ठीक से देखा। उसके मन में विचार आया, भगवान जाने मजबूत रह गया है ये घर या नहीं। पता चला बारिश हुई तो पानी सिर पर टपके। देख के तो लगता नहीं इसकी कभी भी मरम्मत हुई हो। खैर अभी तो टूटी फूटी जैसी भी हो, एक छत चाहिए, फिर 1-2 महीने में नया घर देखना पड़ेगा। ये निश्चय करते हुए उसने घर की बेल बजाई। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। थोड़ी देर रुक कर उसने फिर से बेल बजाई। जब कोई आवाज़ ना आई तो उसने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ा धक्का लगने से दरवाज़ा खुल गया। आंटी, मैं कन्नू, आप घर पर हैं? दरवाज़ा खुला मिला। कन्नू चुपचाप वहीं दहलीज पर खड़ी होकर जवाब का इंतज़ार करने लगी। कोई भी जवाब ना मिलने पर उसे कुछ ठीक ना लगा, इसलिए उसने कमरे में जाकर देखा जहाँ बिस्तर पर वो वृद्धा लगभग अचेत लेटी हुई थी। कन्नू ने तेज कदम बढ़ाए। कमरा काफ़ी बड़ा था। बिस्तर दूसरे किनारे पर पड़ा था। कन्नू ने वृद्धा के माथे पर धीरे से हाथ रखकर देखा। उसका शरीर जोर से तप रहा था। अरे आपको तो बुखार है। कन्नू की आवाज़ दोबारा सुनकर उन्होंने आंखें खोली, पर कुछ बोल ना पाई। मैं देखती हूँ, मेरे बैग में शायद दवा है। आपने कुछ खाया भी ना होगा, मैं ज़रा बाहर से कुछ खाने का ले आती हूँ। कन्नू पास ही बाजार से चाय और एक पैकेट ब्रेड ले आई। फिर उसने किचन से पानी लिया, अपने रुमाल को धोकर उसकी पट्टी बनाई और फिर उसे गीला करके उसके माथे पर रखा। मैं देखती हूँ, अगर फ्रिज में बर्फ़ हो जल्दी फ़ायदा होगा। कन्नू फिर से किचन में गई। किचन अस्त व्यस्त था। शायद वहाँ कई दिनों से खाना ना बना हो। लगता है आंटी कई दिनों से बीमार हैं। ऐसा सोचते हुए उसने फ्रिज खोला। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। शायद फ्रिज काम भी नहीं कर रहा था। मैं कैसे सोच सकती हूँ कि इन्हें किराया ना दूँ। अभी मेरे बजाय कोई दूसरा किराएदार मिल जाए तो इन्हें थोड़े पैसे ही मिल जाएंगे। शायद पैसे की कमी की वजह से इन्होंने डॉक्टर को भी ना दिखाया हो। कन्नू फिर से तेजी से बाजार जाकर बर्फ़ ले आई। थोड़ी चेतना आई तो कुछ खिला के दवा दे दूँ, उसने सोचा। कन्नू ने कुछ समय तक ठंडी पट्टी रखी। उससे उन्हें थोड़ा आराम हुआ। उन्होंने फिर आंखें खोली। बेटा, तुम आज कैसे आ गई? लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी सुध लेने भेज दिया, वरना ऐसे पड़े पड़े मर भी जाती तो कोई जान न पाता। अरे आंटी, ऐसा ना बोलिए। आप काफ़ी दिनों से बीमार हैं क्या? अभी उस दिन मैं आई थी तो मैं जान ना पाई, वरना जल्दी आ जाती आपकी मदद को। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी तुम्हारे घर में इस समय क्या कम परेशानियां हैं जो तुम मेरी भी जिम्मेदारी लो। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी, आपकी सेवा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा रुक कर कन्नू ने उन्हें बताया कि रोहन को होश आ गया है। अरे वाह, ईश्वर की कृपा बनी रहे तुम पर।
आंटी, मैं आपसे बात करने आई थी, लेकिन आप पहले कुछ खा लीजिए, दवा ले लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। कनू ने वृद्धा को नाश्ता, दवा आदि दिया। उसके बिस्तर की चादर बदल कर और उन्हें फिर से वहाँ ठीक से बिठाकर कन्नू ने उनसे कहा, आंटी, मुझे घर कल ही खाली करना है। मकान मालिक ने बोला है, सो मैं आपसे पूछने आई थी कि आप अगर राजी हों तो हम लोग कल ही आ जाएं। लेकिन यहाँ आकर एक एहसास हुआ कि हम लोग आपके पास के लिए सही किराएदार नहीं होंगे। थोड़ा हिम्मत बटोर कर कन्नू फिर बोली, मैं आपसे कुछ छिपाऊंगी नहीं। मेरी अभी माली हालत सही नहीं है। बच्चे का स्कूल छूट गया है। पति को अभी भी थेरेपी के लिए जाना होगा। वो अभी भी पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। हमारी इनकम का भी कोई सोर्स नहीं है। इन सब कारणों से मैं आपका किराया समय से ना दे पाऊँगी। और फिर पैसे की तो सभी को ज़रूरत है, आपको भी होगी। आपकी सेहत भी ठीक नहीं है। ये सब बोलते हुए कन्नू की आंखों से आंसू थे। वृद्धा ने कहा, बहुत समय पहले मेरे पास भरा पूरा परिवार था। पति की मृत्यु हुई, बेटा बेटी अपने अपने परिवार में रम गए। अभी भी महीने के खर्च के लिए पैसे आ जाते हैं, पर मुझे मेरे जीवन में अब सब व्यर्थ लगता है। दिन भर खाली बैठी रहती हूँ। संगत के सभी लोग अब तक या तो भगवान को प्यारे हो गए होंगे या फिर इतने असहाय कि अब किसी से मिलना जुलना भी नहीं होता। मैं किसी से भी बिना बात किए महीनों काट लेती हूँ, क्योंकि परिवार में किसी के पास समय नहीं और दूसरा कोई है नहीं। तुम लोग अगर आओगे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। किराए की चिंता अभी मत करो। लेकिन आंटी, फिर आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? मेरे डॉक्टर आजकल बाहर गए हैं। इस हाल में मैं खुद कहीं किसी क्लिनिक में जाना नहीं चाह रही थी। बेटे को भी नहीं बताया और ना ही उसने कभी पूछा। फ़ोन तक तो करता नहीं। अचानक वृद्धा के चेहरे पर निराशा के भाव देख कन्नू ने उनके मन को आगे और कुरेदना ठीक ना समझा। कोई बात नहीं आंटी, अब हम लोग आ जाएंगे, फिर मैं आपका भी ध्यान रख सकूंगी। मेरे बेटे से मिलकर आपको अच्छा लगेगा। काफ़ी चुलबुला है वो, वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है आंटी, अभी मैं आ जाती हूँ। शाम को कुछ खाना बना के ले आऊँगी। कन्नू घर पहुँची। कमरे में जाकर उसने रोहन को गुमसुम बैठा देखा। आरो दौड़कर कन्नू से लिपट गया। कन्नू ने किशोर की ओर देखा तो उसने अपना सर झुका लिया। क्या हुआ? कन्नू ने दोबारा पूछा। क्या हुआ सबको? माँ, पापा ने चाचा को फ़ोन किया था। ओह, कोई बात नहीं, तुम जाकर पढ़ाई करो, मैं सब संभाल लूँगी। कहते हुए कन्नू ने आरो के सिर पर बालों को ठीक करते हुए हाथ फेरा। आरो के दूसरे कमरे में जाते ही कन्नू रोहन के पास गई। क्या हुआ, मुझे बताओ। कुछ नहीं, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या? ऐसा क्या हो गया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? बताने जैसा था क्या? करण यहाँ इतने दिनों में कभी झांकने तक नहीं आया। कैसे काम चल रहा था फिर तुम्हारा? मेरी दवा, हॉस्पिटल, घर खर्च सब कैसे पूरा हुआ? कन्नू ने किशोर की ओर देखा। किशोर ने अपना सर ऐसे झुका लिया जैसे उसने कोई गलती की हो। तुम्हारे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं किशोर, कन्नू ने किशोर से कहा। फिर रोहन की ओर देखते हुए बोली, आप जानते हैं, कभी कभी खून के रिश्ते भले काम ना आए, पर कहीं ना कहीं ईश्वर का भेजा हुआ कोई ऐसा मिल जाता है जो आपकी हर तरह से मदद करता है। हमारी खुशकिस्मती कि हमें किशोर और वत्सला मिल गए। रोहन की आंखों में आंसू थे। 2 दिन से मैं तुम्हें हम लोगों की मदद करते हुए देख रहा हूँ। फिर भी मैं अब तक करण का इंतज़ार कर रहा था। उससे सारी उम्मीदें लगा रखी थी। मुझे माफ़ कर दे किशोर। अरे, इसमें माफ़ी जैसी क्या बात है? कन्नू मेरी बहन है। तुमने भी तो मेरी मदद करने में कोई कमी नहीं रखी। अब बस जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाओ। सच कहूँ तो तुम्हारे होश में आने से एक उम्मीद बन गई है। अब सब ठीक हो जाएगा, यहाँ भी और बिजनेस में भी। रोहन ने चिंतित स्वर में कहा। बिजनेस को क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बिजनेस है, ऊपर नीचा होता रहता है। फिलहाल तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ख़ास काम है। चाहो तो ठीक होते ही ज्वाइन कर सकती हो मुझे। पता नहीं कब तक ऐसे चलेगा। रोहन निराश दिखाई दिया। तभी आरो प्लेट में कुछ नमकीन ले आया। आप ये खाइए और फिर देखिए कितनी जल्दी ठीक होंगी। उसकी आवाज़ में विश्वास था। कन्नू हंसती हुई बोली, हाँ, यही खाकर आरो का पेट दर्द कितनी बार ठीक हुआ है, वरना स्कूल जाने के समय
हफ्ते में कई बार पेट दर्द होता है इसे। सभी हंस दिए। आरो तुरंत बोला, अब ना स्कूल और ना ही पेट दर्द। ये कहते हुए उसने अपना पेट और बाल उठाया और बाहर निकल गया। रोहन ने कनू से पूछा, स्कूल का क्या किया जाए? चाहो तो तब तक पास वाले स्कूल में नाम लिखा सकते हैं, वहाँ फीस भी बहुत कम है। और किशोर ने बात काटते हुए कहा, मैं इंतज़ाम करता हूँ कुछ। नहीं नहीं, अभी तुम जो भी कर रहे हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल का मुझे सोचने दो, कनू ने जवाब दिया। किशोर कुछ न बोला। उसे भी पता था कि अब उसके पास भी इतने पैसे नहीं जो वो पूरी जिम्मेदारी के लिए कोई कमिटमेंट करे। ठीक है, मैं चलता हूँ, कल सुबह फिर से जाना होगा रोहन को। अरे हाँ, घर का फिर क्या हुआ? सोचा कुछ? आज शाम को जाऊंगी आंटी के पास खाना लेके। बुखार था उन्हें, तभी फ़ोन नहीं उठा था। कनू ने रोहन की ओर देखकर कहा। साथ ही चूँकि कल घर भी खाली करना है, आज शाम को कोई मूवर्स से बात कर लूँगी और रात में सामान पैक करना होगा। कल तुम या वत्सला रोहन को हॉस्पिटल लिए जाना, मैं शिफ्टिंग का सब देख लूँगी। ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कोई ज़रूरत हो कॉल कर लेना। रोहन के कंधे पर हल्की थपकी दे किशोर ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी खुद को अकेला मत समझना। किशोर चला गया। कनू खाना बनाने की तैयारी करने लगी। रोहन बिस्तर पर अकेला लेटा पुरानी बातें याद कर रहा था। कितनी ही बार बोला है तुमसे, जॉब छोड़ दो, घर का काम नहीं होता है। तुम भी झुझलाती हो। जब पता है कि तुम्हारे बगैर घर का एक दिन का भी नहीं हिलता, तो ज़रूरत क्या है घर के काम छोड़कर ऑफिस करने की? हाँ, मैंने चूल्हा चौका करने के लिए ही तो इतनी डिग्री ली थी। अगर तुम और करण भी सुबह शाम साथ में हाथ बटा दो तो क्या हर्ज है? सब काम भी हो जाए और मेरा जॉब भी चलता रहे। रोहन का पारा 7वें आसमान पर था। यही दिन देखना रह जाएगा। अब करण से घर के काम करवाऊं? क्यों? उसका घर नहीं है क्या? फिर पढ़ाई पर कैसे ध्यान देगा? उसकी ढंग की नौकरी लगी तो हम सब के दिन फिर आ जाएंगे। आजकल MBA वालों की बड़ी वैल्यू है मार्केट में, तो फिर एक भाई लगा ले, मदद हो जाएगी। तुम समझती नहीं, क्यों जॉब करनी है तुम्हें? थक जाती हो। दिन भर में आराम से रहो, अच्छा अच्छा खाना बनाओ, हम सब एंजॉय करें, शाम की चाय पर बैठकर बातें करें, सब कुछ ठीक से चलने लगे। अगर तुम जॉब छोड़ दो, अभी मेरी जॉब की वैल्यू नहीं, भगवान न करे कोई मुसीबत आई, तब सोचते रह जाना। एक से भले दो, पर तुम्हें भी नहीं समझ आ रहा। क्या बात करती हो कनू? एक से दो कमाने वाले तो हो ही जाएंगे, करण की नौकरी भी तो लगेगी, सिर्फ पढ़ता थोड़ी रहेगा। मेरी मान लो, घर बैठो, उसकी भी पढ़ाई पर थोड़ा ध्यान दो और घर पर पूरा ध्यान दो। रोहन यादव के पन्ने पलट ही रहा था कि डोरबेल हुई। रोहन अचानक उठने लगा, पर उठ ना पाया। खुद को इतना असहाय उसने कभी नहीं माना था। कितने गर्व से कहता था कि उसका भाई सब संभाल लेगा। उसे क्या मालूम था कि कनू की बोली वो बात सच हो जाएगी। उधर कनू ने दरवाजे पर देखा तो करण खड़ा था। अरे तुम? कनू ने आश्चर्य से मगर दबी हुई आवाज़ में पूछा। करण ने झुककर कनू के पैर छुए। कैसे हैं आप लोग? भैया आप कैसे हैं? कनू चुपचाप खड़ी थी। मन में तूफान सा उमड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसी समय उसे वहाँ खरी खोटी सुना के चलता करे, पर ऐसे संस्कार नहीं थे उसके। बेहतर हैं, तुम बताओ कैसे आना हुआ? घर पर सब ठीक है? हाँ, सब आपका आशीर्वाद है। ठीक है सब। करुणा साथ आने को बोल रही थी, पर मैंने मना कर दिया। सोचा 1-2 दिन बाद बच्चों के साथ ले आऊँगा। कनू ने उसे अंदर आने को अब तक नहीं बोला था। करण भी दरवाजे पर खड़ा इंतजार कर रहा था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि आज इतने दिनों बाद वो जिस परिस्थितियों में आया है, उसका स्वागत तो नहीं होगा। उधर रोहन को करण की आवाज़ सुनाई दी, मगर वो चुपचाप रहा। दिल तो बहुत हुआ उसे भाई को देखने का, पर उसके अब तक के बर्ताव ने रोहन को बहुत ज़्यादा ही निराश किया था। रोहन ने निश्चय किया कि कनू जैसा ठीक समझे वो करे, बल्कि उसे बाहर से ही चलता करे। अब रोहन को करण से कोई आशा ना बची थी। वहीं इसी सोच में डूबा हुआ था कि उसे कनू की आवाज़ सुनाई दी, अंदर आओ। रोहन शायद जाग ही रहे हों। रोहन को अचानक कपकपी सी लगी। उसकी इच्छा ना हुई करण से मिलने की, इसीलिए उसने आंखें बंद कर ली। अरे लगता है सो गई। तुम बैठो, मैं चाय ले आती हूँ। नहीं भाभी, भैया को सोने दीजिए,
मैं कल फिर आ जाऊँगा। कल हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, तो अब आना हो तो फ़ोन करके अगले हफ्ते आना। घर क्यों शिफ्ट कर रहे हैं वैसे में? ये सब बिक गया है तभी। करण ने आगे कुछ न पूछा। रोहन को फिर निराशा हुई। देखो, ये तक नहीं पूछ सका कि कोई मदद तो नहीं चाहिए। इस इंसान के लिए मैंने इतना घमंड करता था। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था जब इसने मुझसे लिए हुए पैसों के बारे में दोबारा बात तक ना की। फ्लैट ले लिया, फिनिशिंग करा ली, पर मुझे दोबारा नहीं पूछा कि पैसे की कोई ज़रूरत होगी वापस कर दूं। रोहन को अचानक लगा कि घर में पैसे की तंगी है, क्यों ना इसी से उधार वापस लिया जाए। पर उस समय रोहन का मन कुछ भी बोलने का ना हुआ। करण दूर से भाई को देख कर चला गया। रोहन आंखें बंद किए लेटा रहा। कनू ने आकर उसके माथे पर हाथ रखा। क्या हुआ, नींद आ गई क्या? नहीं, मुझे करण से मिलने का मन ना किया। आज मायूसी सी है। उसके लिए मैंने क्या क्या सपने देखे थे, कितनी उम्मीदें बांधी थी। इसकी वजह से ही मैंने जिद करके तुम्हारा जॉब छुड़वाया, और आज जब हमें इसकी ज़रूरत थी तब रोहन का गला भर आया। कनू को मन ही मन ऐसा लगा मानो उसे किसी युद्ध में विजय मिली हो। बड़ा ही हल्का महसूस कर रही थी आज वो, जैसे रोहन को उसकी गलती का एहसास कराकर उसे जीत मिली हो। अचानक उसका मन व्यंग करने का हुआ कि मैंने तो कहा था, लेकिन फिर तुरंत ही वो वापस मानवता के धरातल पर आ गई। कितनी कड़वी बातें कहकर भी क्या मिलना था उसे। रोहन खुद ही ग्लानि भाव से परेशान हुए जा रहा था। अब उसे कनू की सहानुभूति की ज़रूरत थी। पिछले कई महीनों से कनू खुद को अकेला महसूस कर रही थी। आज रोहन अकेला था। तुम्हें एक बात कहूँ, उम्मीद करना शायद हर इंसान की आदत होती है, पर यही आदत सबसे ज़्यादा दुख देती है। मैंने 6 महीने करण का इंतज़ार किया, दुखी हुई। सोचा कि कैसे वो हम लोगों के साथ ऐसा कर सकता है, जिसे अपने बच्चे की तरह पाला। वो तुम्हें देखने तक नहीं आया, मगर ये हमारा दृष्टिकोण है। क्या पता उसके अपने कोई कारण हो। मैंने भी तो फिर इतने दिनों उसकी कोई सुध नहीं ली। क्या पता वो अपनी किन्हीं उलझनों में व्यस्त हो। मतलब ये है मेरा कि नाराज़ रहकर क्या होगा। हमें सिक्के का दूसरा पहलू क्या है वो भी पता नहीं। नाराज़ रहे भी तो उससे क्या बदल जाएगा। मन हमारा ही मैला रहेगा। हमें ही जब कब निराशा महसूस होगी। रोहन कनू के इस जवाब से आश्चर्य में था। शायद कनू को ही करण से सबसे ज़्यादा नाराज़ होना चाहिए था, मगर कनू से इतने सुलझे हुए बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। उम्मीद होती भी क्यों, इतने दिनों में कनू और आरो ने काफ़ी कुछ सहा होगा। रोहन कुछ देर कनू का हाथ पकड़े लेटा रहा, फिर उससे बोला, पता है मैं तुमसे सुबह से क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या तुम जॉब ज्वाइन कर लो? इसीलिए भी क्योंकि इस वक्त हमें जॉब की ज़रूरत है, और इसलिए भी क्योंकि अब तक मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की। शायद हम दोनों मिलकर बेहतर कर सकते हैं। शायद मैं तुम्हारी गृहस्थी में मदद करता और तुम मेरी इनकम में, तो स्थिति कुछ और होती। मैंने बिना समझे जाने, सच कहूँ तो घमंड में तुमसे जॉब छुड़वाई, जिसका खामियाजा हम सब भुगत रहे हैं। सब समय के हाथ होता है रोहन। शायद उस समय तुम जरिया बने, पर मैं घर पर रही, आरो पर पूरा ध्यान दे पाई। ये भी तो अच्छी बात हुई। अब आरो बड़ा हो रहा है, खुद को संभाल लेता है। अब शायद मैं जॉब करूँगी तो थोड़ी चिंता कम रहेगी, मगर अभी सबसे पहले तुम्हारी सेहत पर ध्यान देना है। इस वक्त मैं नौकरी ढूंढने निकली तो शायद मुश्किल हो। कोई मुश्किल नहीं होगी कनू, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बल्कि लाओ तुम्हारी CV अपडेट कर दूँ। अरे अरे, थोड़ी धीरे शुरुआत करते हैं। पहले ज़रा कल घर शिफ्ट किया जाए। अब मुझे खाना बनाना है, बहुत काम है। आंटी के पास भी फिर मिलने जाना है। तुम चाहो तो तब तक 1-2 कॉल्स लगाकर मूवर्स का पता कर लो। रोहन ने हामी भरी और फ़ोन पर नंबर ढूंढने लगा। कनू ने आज करण को माफ़ करके अपने सिर से एक भारी बोझ हटा दिया था। उधर रोहन भी अपनी पत्नी को फिर से नौकरी के लिए प्रोत्साहित करने के बाद बेहतर महसूस कर रहा था। कनू किचन में काम करते करते सोच रही है, भगवान के यहाँ देर भले हो, अंधेर नहीं है। हे हनुमान जी, अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। बस आप जल्दी ही रोहन को पूरी तरह ठीक कर दीजिए। कुछ दिनों में मैं भी जॉब ढूंढ लूँगी।
कल एक नई सुबह होगी, एक नया घर होगा और हम सभी के जीवन की एक नई शुरुआत। बस आपका आशीर्वाद बनाए रखिए भगवान।